ये कहानी है इंसान की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक की। ये कहानी है कि कैसे हमने उस चीज को पकड़ना सीखा जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, यानी खुद वक्त को। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ तारीखें ही ना हो, कोई सोमवार नहीं, कोई जनवरी नहीं, कोई नया साल नहीं। अरे भाई, कोई कैसे तय करता कि फसल कब उगानी है, त्योहार कब मनाना है? जिंदगी तो मानो थम ही जाती। यही वो सबसे बड़ी पहेली थी जिसे हमारे पुरखों को सुलझाना था। तो चलिए चलते हैं उस दौर में, एक ऐसी दुनिया में जहाँ समय को गिना नहीं जाता था बल्कि सिर्फ महसूस किया जाता था। हजारों साल पहले जब घड़ी या कैलेंडर का कोई नामो निशान नहीं था, तब इंसान आसमान की तरफ देखता था। उसने देखा कि सूरज रोज सुबह एक तरफ से उगता है और शाम को दूसरी तरफ डूब जाता है। उसने देखा कि चांद हर रात अपना आकार बदलता है। बस यही थी समय की पहली धड़कन, पहली लय। तो आसमान ही बन गया इंसान की पहली घड़ी और पहला कैलेंडर। दिन, महीने और मौसमों को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने सितारों, चांद और सूरज की चाल को पढ़ना सीखा। और देखिए, आसमान में ये दो बड़ी बड़ी घड़ियां थीं। एक तरफ था चांद, जो करीब 29.5 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता था और इसी से बना महीने का आइडिया। और दूसरी तरफ था सूरज, जिसका लगभग 365 दिनों का चक्कर मौसमों को बदलता था और पूरे साल को तय करता था। आसमान को देखना तो ठीक था, पर फिर इंसान ने इस ज्ञान को जमीन पर उतारने का फैसला किया। उन्होंने समय की चाल को पकड़ने के लिए बड़े बड़े विशाल पत्थर के स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए। ब्रिटेन का स्टोनहेंज क्या कमाल का उदाहरण है इसका। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है। हर साल ठीक 21 जून को, यानी साल के सबसे लंबे दिन, सूरज इन पत्थरों के बीच एक खास जगह से उगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक विशाल सौर कैलेंडर था। और ऐसा सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हो रहा था। हजारों किलोमीटर दूर भारत में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। ये तो मानो एक टाइम मशीन जैसा था। इसे सूर्य देव के रथ की तरह बनाया गया, जिसके 12 पहिए साल के 12 महीनों को दिखाते हैं। मतलब सोचिए जरा, दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर अलग अलग सभ्यताओं ने एक ही मुश्किल को सुलझाने के लिए कितने शानदार तरीके निकाले। स्टोनहेंज ने साल के सबसे लंबे दिन पर फोकस किया, तो वही कोणार्क मंदिर ने महीनों से लेकर दिन के पहर तक को नाप लिया। ये थी हजारों साल पुरानी टाइम इंजीनियरिंग। लेकिन पत्थरों में वक्त को कैद करना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब सामने आने वाली थी। वो ये कि चांद और सूरज के इन दो अलग अलग साइकिल्स को एक कैलेंडर में फिट कैसे किया जाए। और मुश्किल ये थी, चांद के हिसाब से एक साल 354 दिनों का होता था, लेकिन सूरज के हिसाब से 365 दिनों का। ये जो 11 दिनों का फर्क था ना, ये हर साल त्योहारों और खेती बाड़ी के पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता था। और प्राचीन भारत में इसका एक बड़ा ही जबरदस्त हल निकाला गया। वहाँ के लोगों ने चांद और सूरज दोनों को मिलाकर एक लूनी सोलर कैलेंडर बनाया। और इस 11 दिन के फर्क को ठीक करने के लिए हर कुछ साल में एक अधिक मास, यानी एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता था। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं उस कैलेंडर की कहानी पर जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं प्राचीन रोम से। रोम के लोगों ने देखा कि एक साल ठीक 365 दिन का नहीं होता, असल में वो होता है 365 और चौथाई दिन का। अब ये छोटा सा चौथाई दिन कैलेंडर बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। इसका गणित बड़ा सीधा है। देखिए, हर साल ये चौथाई दिन बच जाता है, तो 4 साल में ये 4 चौथाई दिन मिलकर बन जाता है एक पूरा दिन। अब सवाल ये था कि इस एक्स्ट्रा दिन का करे क्या, इसे कैलेंडर में कहाँ रखें? तो 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर पेश किया और उसका समाधान बहुत ही सरल लेकिन असरदार था। हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दो और इसी दिन को आज हम लीप डे के नाम से जानते हैं। जूलियस सीजर का कैलेंडर, जिसे जूलियन कैलेंडर कहते हैं, 1500 से भी ज्यादा सालों तक चला। लेकिन उसमें भी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गलती थी। और इस छोटी सी गलती के वजह से 1582 आते आते कैलेंडर असली मौसमों से 10 दिन आगे निकल चुका था। और फिर जो हुआ वो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। कैलेंडर को वापस पटरी पर लाने के लिए पोप ग्रेगरी 13 ने एक बड़ा ही नाटकीय कदम उठाया। उन्होंने इतिहास से 10 दिन बस गायब कर दिए। लोगों के लिए 4 अक्टूबर 1582 की रात के बाद
जब अगली सुबह हुई तो वो 15 अक्टूबर 1582 की सुबह थी और तब से हम इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते आ रहे हैं। तो हमने समय को दिनों, महीनों और सालों की संख्याओं में तो कैद कर लिया, लेकिन इस सब में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी असली लय ही भूल गए? जो चीज कभी आसमान की धड़कन हुआ करती थी, वो अब बस एक नंबर बनकर रह गई है। तो अगली बार जब घड़ी की तरफ नजर जाए तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, समय की असली भाषा आज भी चांद सितारों की चाल में और हमारी अपनी धड़कनों में मौजूद है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसे सुन रहे हैं?